अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। किसी ने नहीं रोका, मैंने खुद फैसला किया, ये कहना तो आसान है, मगर सवाल यह है कि अगर सब कुछ इतना ही सादा था तो फिर अरब मुल्कों की दौड़ धूप क्यों, इसराइल की फ़ोन कॉल्स क्यों और आखिरी लम्हे पर हमला क्यों रुक गया? ट्रंप कह रहे हैं ईरान में फांसियां रुक गई, शुक्रिया भी अदा हो गया, मगर क्या जंग वाकई टल गई या बस वक्ती वक्फा लिया गया है? अब आ जाएं अपने मुल्क की तरफ नाज़रीन। तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ईरान के हालात पाकिस्तान में जो हुए वो पाकिस्तान में 2023 जैसे हैं। उन्होंने उसकी जो है मुसाबकत बताई है, वही एहतजाज, वही दबाव, वही वापसी का मंसूबा। 9 मई क्या इत्तेफाक था या किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था? बैरून मुल्क बैठे लोग क्या वाकई पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम रखना चाहते हैं? तालिबान से मुज़ाकरात का शौक किसके लिए था? और 8 फरवरी का पहिया जाम, सियासी दबाव या आखिरी दाव? पीटीआई का रास्ता क्या है, बातचीत या मुजाहिमत? अचकजई अपोजिशन लीडर बन गए तो क्या अब बानी पीटीआई की रिहाई की राह निकलेगी? इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने गेस्ट का भी आपसे तारुफ कराऊंगी। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब अपने मेहमान का मैं आपसे तारुफ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। बाबर साहब बताइएगा, ट्रंप कह रहे हैं मैंने खुद फैसला किया, किसी ने नहीं रोका, तो फिर ये बताइएगा कि अगर फैसला वाकई ज़ाती था तो अरब मुल्कों की हंगामी सिफारतकारी क्यों हुई, इसराइल की फ़ोन कॉल्स क्यों और आखिरी लम्हे पर हमला क्यों रुक गया? जाती फैसला तो खैर उसको टोटली नहीं कहा जा सकता। आपको पता है हमला करने की वजूहत भी मुख्तलिफ थी। अगर वक्ती तौर पर रोका तो उसकी रीजन भी मुख्तलिफ है। कोई प्रिंसिपल्स के ऊपर तो बात होती नहीं। इस लेवल के ऊपर जाके जब बिगर ग्रेट गेम्स में, गेम्स ऑफ पावर में इंटरेस्ट की, मफादात की बात है। अब ईरान के ऊपर हमले के रिपरकशंस भी हो सकते हैं। ईरान ज़ाहिरन उनको देखने में कमजोर मुल्क लगता होगा, लेकिन ईरानियंस एक नेशन है। जिस प्ली के ऊपर वो ईरान के ऊपर हमला करना चाह रहे थे, जो अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि टोटली उन्होंने उसको कोई रोक दिया है, फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने पोस्टपोन भी किया है, वो प्ली काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती थी। वो कि ईरान में गवर्नमेंट के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और रजीम वो चेंज करना चाहते हैं। इस तरह के हरकतें, इस तरह के काम करने से रजीम उल्टे स्ट्रॉन्गर भी हो जाते हैं। ये भी हमें सोचना चाहिए। और ईरान की जो अवाम है गुज़श्ता 45 ईयर से, 46 ईयर से इसी कॉन्सेप्ट, इसी आइडियोलॉजी के साथ वो चल रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होता। ईरान और दूसरे ममालिक में फर्क है। फिर जाहिर है खित्ते में अमेरिका के अपने एलाइज हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, जहां पर अमेरिकन प्रेजेंस है, वहां पर टारगेट होगा तो वो मुल्क मुतासिर होंगे। अमेरिका उनको किसी हद तक नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो उनकी तरफ से भी अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को बार बार ये कहा जा रहा था कि ईरान पे इस तरीके से स्ट्राइक्स ना करे। जहां तक इसराइल का ताल्लुक है वो पॉइंट इतना बाय करने वाला नहीं है। इसराइल को तो जाहिर है उनके लिए तो विन विन ही है। अगर ईरान मजीद कमजोर होता है या ईरान को नुकसान पहुंचता है तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि ईरान के ऊपर हमला करने का फैसला भी काफी हद तक उनका जाती हो सकता है। पूरी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, जब अमेरिकन पार्लियामेंट भी कोई हार्ट एंड सोल से उनके साथ नहीं थी, जब उन्होंने नहीं किया तो डेफिनेटली फिर उनको किसी से बहुत ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन ये अवामिल डेफिनेटली उसमें आते हैं जिन प्रेशर्स का जिक्र कर रहा हूँ। बिलखसूस ये चंद इस्लामी ममालिक जो कि इस खित्ते हैं, वह खलीजी ममालिक हैं, मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं और अमेरिका के साथ उनके करीबी ताल्लुकात हैं। फिर कुछ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी हैं कि जी आप जिस मकसद के लिए करना चाह रहे हैं, ये काम करने से मकसद अचीव करना दूर की बात है। वहाँ के तो रजीम बिलखसूस आयतुल्लाह की जो सेंट्रलाइज पर्सनैलिटी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तो ये सारी वो वजूहात है, लेकिन ये खतरा अभी तक हम पूरे तरीके से अगर टाला नहीं है। ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान में फांसियां रुक गई और शुक्रिया भी अदा किया गया, तो ये वाकई कशीदगी के खात्मे की अलामत है या आपकी नज़र में ये महज एक स्ट्रैटेजिक पॉज है जिसके बाद एक और मरहला आ सकता है? मेरा ख्याल है ईरान को भी अगर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमेशा मसाइल का या तनाज़ात का हल लीवरेज देने से, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी से ही निकलता है, बातचीत से निकलता है। अगर ये पॉइंट ऑफ कंसर्न था कि जी ईरान में इतने लार्ज स्केल के ऊपर जाके लोगों को फांसियां दी जाने वाली हैं, वो ना दी जाए, ईरानियंस ने अगर वक्ती तौर पे वो रोक दिया और उससे कोई मुल्क के अंदर जो अनरेस्ट है वो भी अगर काफी हद तक कम हुआ है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये भी अच्छी, इससे कोई रिट्रीट नहीं किसी की कह सकते। ये अगर अमेरिका उसको अपने तौर पे
ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है कि उनकी वजह से रुकी हैं, तो उनके लिए विन विन है। ईरानियन जो अपनी कौम को अगर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ईरानियन गवर्नमेंट, कि जी हमने वो एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया और उससे लोग मुल्क के अंदर अनरेस्ट कम हो गया या थमने को आ गया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। इस तरह की चीजों को किसी के लिए अपना एक ईगो का पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। बहरहाल ये चीजें कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, इस तरह नहीं होना चाहिए। बट ये भी कोई तरीकाकार नहीं है कि किसी मुल्क में इस तरह की चीज को बुनियाद बना के आप उस पर चढ़ दौड़ेंगे तो फिर दूसरों के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। फिर दुनिया में जहां पर भी ऐसा होगा कि हर जगह वो ऐसा करेंगे। ओवरऑल फॉर द टाइमिंग तो ठीक हुआ है, लेकिन जो जिस तरफ दुनिया के हालात 2026 में जाते हुए नजर आ रहे हैं, इन लॉन्ग रन सही नहीं है, वो बहुत ओवरऑल कोई इतनी हेल्दी सिचुएशन नहीं है, अनलेस के इसमें दुनिया के जो वो ममालिक जो P5 कंट्रीज है, बिलखसूस रशिया और चाइना का अगर ज्यादा प्रोएक्टिव रोल नहीं होगा तो ये तनाज़ात हल होने की बजाय फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ईरान जो है वो वाज़े तौर पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि पुरअमन एहतजाज को इसराइली लॉबी की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया और इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी मौजूद हैं, वो ये दावा कर रहे हैं। तो क्या आलमी ताकतें जो है वो जानबूझकर इस बयानिए को नजरअंदाज कर रही हैं? नजरअंदाज को नहीं कर रहा। ईरान की ये बात काफी हद तक ठीक भी है। ईरान में हम सब जानते हैं 1979 की रेवोल्यूशन के बाद बारहा कोशिश हुई है ईरान में रजीम चेंज करने की। मुजाहरे भी माजी में कराए जाते रहे हैं और मुल्क के अंदर कभी सदारती इलेक्शन के रिजल्ट को बुनियाद बनाकर, कभी इंसानी हकूक को बुनियाद बनाकर माजी में कोशिशें की जाती रही। और इस दफा भी अगर ईरान की गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसराइल की सीक्रेट एजेंसी जो है वो बदनाम जमाना उनका बीच में रोल रहा है मुजाहिरीन को इंस्टिगेट करने में, को पैसा पंपिंग करने में, तो ये उसको टोटली आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। इस तरह के जो एहतजाज होते हैं वो यकदम इस तरह के स्पॉन्टेनियस नहीं होते। अगर वो बात कर रहे तो उनके पास यकीनन सबूत भी है। और जिस तरह की इसराइल का रवैया ईरान की तरफ रहा है, गुज़श्ता सालों में जंग भी देखी है, तो अगर इसराइल ने ये किया, माजी में भी कोशिशें करते रहे, तो ये मेरा ख्याल कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कि इतनी हो अनएक्सपेक्टेड या इस तरह की बात जिसपे किसी को यकीन आए। यकीनी तौर पर इसराइल का बीच में हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाथ क्यों है हम सब जानते हैं और ये समझते हैं कि अगर मौजूदा रजीम से वो जान छुड़ाते हैं और वो किसी और को इंस्टॉल करते हैं तो उनकी तरफ ज्यादा फ्रेंडली होगा और ईरान एज अ पोटेंट थ्रेट उनकी तरफ वो थ्रेट नहीं रहेगा। तो ईरानियन गवर्नमेंट की ये बात जो है कि उनके पास सबूत है, मेरा ख्याल काफी हद तक इस पे यकीन किया जाना चाहिए। और इस तरह ही होता है जो जंगे होती हैं, जो तनाज़ात होती हैं, जो एनिमिटीज होती हैं, उसमें तो किसी का लव लॉस नहीं होता, उसमें तो लोग इस तरह के काम ही करते हैं। ठीक। अच्छा बाबर साहब, ईरान अक़वाम मुत्तहिदा में कहता है कि हम जंग नहीं चाहते, मगर जारियत हुई तो आर्टिकल 51 के तहत भरपूर जवाब भी देंगे। वो बड़ा क्लियर कट ये बात कर रहे हैं। तो क्या ये खित्ते के लिए वाज़े रेड लाइन है आपको लग रहा है? और अगर तसादुम हुआ तो क्या इसके असरात पाकिस्तान तक आ सकते हैं? ईरान ने जो कहा है कि अगर तसादुम हुआ या हमला किया गया तो वो भरपूर जवाब देंगे, बिल्कुल ठीक है। हर मुल्क अपनी आज़ादी की हिफाजत या सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे ही करेगा, करना चाहिए भी। इसलिए आपने फौज रखी होती है, इसलिए आपका एक डिफेंस का सिस्टम होता है। और अगर कोई अग्रेशन आपके अगेंस्ट करते हैं, चाहे आप कमजोर हैं, ताकतवर हैं, जितनी कुव्वत भी रखते हैं, आप भरपूर कुव्वत से उसको पे बैक या रिटेलिएट करने की कोशिश तो करेंगे। ये तो उनका राइट है, इस हक से तो उनको कोई जो है महरूम नहीं कर सकता। बाकी जहां तक ये है कि खत्ते में यकीनन अगर ये तसादुम होगा तो इसके बड़े सीरियस इम्पैक्ट होंगे। पाकिस्तान पे इम्पैक्ट इस तरीके से आ सकता है कि पाकिस्तान के हमसाये हिंदुस्तान की सूरत में ऑलरेडी एक अग्रेसर मौजूद है जो हर वक्त इस कोशिश में रहता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। दूसरा, अफगानिस्तान में एक ऐसा रजीम इस वक्त बरसे इक़्तिदार है जो हिंदुस्तान के हाथों में खेलते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भरपूर तरीके से हवा दे रहा है। अगर ईरान वाली साइड पे उस बॉर्डर पे जो काफी लंबा बॉर्डर है, ऑलरेडी बलोचिस्तान में इश्यूज है, अगर वहां पर इस तरह का तसादुम होता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान को ज्योग्राफिकली तो सिचुएशन हमारे लिए को बहुत अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन फिर जो भी है उसका सामना तो आपने करना है। हमने अपने प्रोटेक्टिव मेजर्स तो पूरे लिए हुए हैं, लेकिन बरादर इस्लामी मुल्क है ईरान और बहुत बड़ा मुल्क है। अगर वहां पर इशू बनता है तो ईरान से पाकिस्तान की ट्रेड भी है, ईरान के साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा बॉर्डर भी है। तो आपके नेक्स्ट डोर अगर जंग इस तरीके से होती है तो उसके ऊपर इफेक्ट तो एक कुदरती बात है, चाहे आप उसमें बराह रास्त शामिल हो या ना हो। और चूंकि दूसरी तरफ हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर ऑलरेडी काफी हद तक एक्टिव है, तो उस पूरे के पूरे सिनेरियो में हमारे लिए मुश्किलात तो पैदा हो सकती है।
ठीक है। बहुत शुक्रिया बाबर अलाउद्दीन साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात